Hello students, today's topic is self-induction, mutual induction and transformer. Now what is self-induction and what is mutual induction? इंडक्शन तो पहले समझ में आ गया कि अगर किसी भी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं, करंट में चेंज होने की वजह से आपको फाइनली फाई में चेंज होगा। फाई में चेंज क्यों होगा? क्योंकि करंट में चेंज होने की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी चेंज होगा और बी में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स फाई चेंज करेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स फाई चेंज करता है तो उसकी वजह से एक वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड दैट ईएमएफ ई विल बी इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे हमने ई के लिए जो फॉर्मूला लिखा है वो फाइनल लेंज लॉ के बाद जो हमें करेक्ट फॉर्मूला मिला था ना, फैराडे का तो फॉर्मूला यही था, ई विल बी प्रपोजनल टू डी फाई बाई डी टी। तो उनमें माइनस साइन नहीं था। लेंज ने क्या कहा कि ये जो ई आपका प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, दैट विल अपोजेस द चेंज इन दिस चेंज इन फ्लक्स फाई एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी माइनस साइन। तो ये माइनस साइन किसकी वजह से? दोनों की डायरेक्शन की वजह से है कि आपका जो ई है वो डी फाई बाई डी टी की अपोजिट वर्क करता है, जो आपका नया इंड्यूस ईएमएफ होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये ओवरऑल फिनोमिना इज नोन एज इंडक्शन। ये तो इंडक्शन हो गया। तो देखिए इंडक्शन तो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों टर्म में इंडक्शन क्या है, कि प्रोसेस तो यही होगा, आई चेंज होगा, आई में चेंज की वजह से फाई चेंज होगा, फाइनली हमें ई मिलेगा बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स फाई। लेकिन अभी सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा कि जो कॉइल है वो एक ही कॉइल है हमारे पास, ये एक सिंगल कॉइल है। ठीक है, इस सिंगल कॉइल में क्या होगा, इसी कॉइल के करंट आई में चेंज करेंगे, फिर इसकी वजह से इसी कॉइल के फ्लक्स फाई में चेंज होगा और ये अपने सेम कॉइल में आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? यहाँ पर आपके पास दो कॉइल होती हैं। क्या होती है? दो कॉइल होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी या फर्स्ट कॉइल सेकेंड कॉइल। इसमें दो कॉइल्स को एक साथ रखा जाता है, एक दूसरे के पास रखा जाता है। और जो आपका फर्स्ट कॉइल में करंट I1, तो फर्स्ट कॉइल के करंट में चेंज करते हैं, उसकी वजह से दूसरे कॉइल के फ्लक्स में चेंज होता है। डिपेंडेंसी म्यूचुअल है एक दूसरे पे, ना, जिसके से म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं कि नहीं होते हैं, डायरेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे मतलब फर्स्ट कॉइल के आई में चेंज हुआ है, उसकी वजह से दूसरे से उसके पास की जो कॉइल है, उसके जो पास का है एरिया, वहाँ के फ्लक्स में चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेम कॉइल के करंट में चेंज होने की वजह से सेम कॉइल के फ्लक्स में चेंज होता है, उसके लिए सेम कॉइल में आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, आपका फर्स्ट कॉइल के करंट में चेंज होने की वजह से सेकेंड कॉइल के फ्लक्स में चेंज होता है और जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेकेंड कॉइल में इंड्यूस होगा। दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। कि पहले क्या होता है, फर्स्ट कॉइल के करंट में चेंज किया, उसकी वजह से सेकेंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकेंड क्या हो गया, या फिर आपने सेकेंड कॉइल के करंट में चेंज किया, उसकी वजह से फर्स्ट कॉइल में आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन है, डायरेक्ट नहीं है। ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्शन मतलब सेल्फ में ही सिंगल कॉइल में इंडक्शन हो रहा है, सेल्फ अपना उसी में जिसमें करंट में चेंज हुआ उसी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। म्यूचुअल में क्या होता है, करंट आपका फर्स्ट कॉइल का चेंज हुआ है लेकिन आपका ईएमएफ सेकेंड कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये आपका सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन में डिफरेंस है। तो सेल्फ इंडक्टेंस को आपका एल से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दोनों का फॉर्मेट सेम है। अगर लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक क्या समझ में आएगा, सेम कॉइल है, करंट आई फ्लो कर रहा है, उसके फ्लक्स फाई है, उसका ईएमएफ ई प्रोड्यूस हुआ है, देन ई विल बी इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डी फाई बाई डी टी और डेल फाई बाई डी टी होता है। ठीक है ना। तो देखिए आपका क्या होता है, ये सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होगा, दिस एन फाई विल बी प्रपोजनल टू आई। जो फ्लक्स में चेंज होता है वो आपका आई के क्या होता है, डायरेक्टली प्रपोजनल होता है। यही बोला, आई में चेंज होगा तो बी में चेंज होगा, फिर फाई में चेंज होगा, मीन्स एन फाई चेंज इन फ्लक्स, दिस फाई विल बी प्रपोजनल टू आई। ठीक है, व्हेन एन फाई विल बी प्रपोजनल टू आई, देन यहाँ पे एक देखिए प्रपोजनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया गया है एल। ओके, सो दिस कांस्टेंट एल इज नोन एज coefficient of self inductance L. This constant L is known as coefficient of self inductance। और इसको आपका L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। इसके लिए L के लिए एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया। एक फॉर्मूला किस रिलेशन से आया है
n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में, ठीक है। तो n फाई विल बी प्रोपोर्शनल टू i, तो प्रोपोर्शनलिटी क्या, साइन हटा के हम क्या यूज़ करेंगे, कांस्टेंट यूज़ किया है, एंड दिस कांस्टेंट L इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देन यहाँ से L के लिए फॉर्मूला आ जाएगा L इक्वल टू n फाई बाई आई, n फाई बाई आई, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। अब हेनरी की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे फाई और आई का यूनिट रख के आप हेनरी के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, अब आपको यहाँ से n फाई विल बी इक्वल टू एल आई, और हमारा EMF क्या होता है, EMF इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो EMF इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन फाई एन डी फाई, एन फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू E विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे देखिए एन फाई की वैल्यू पुट कर दे, एन फाई की जगह पे पुट कर दिया हमने एल आई, एन फाई की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, एल आई, एंड एन फाई की जगह पे इस फॉर्मूले में एल आई पुट करेंगे, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से एल के लिए वैल्यू क्या आएगा, एल विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी, एल इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। तो इस तरीके से आपका एल के लिए दो फॉर्मूले आ गए, एल इक्वल टू एन फाई बाई आई और एल इक्वल टू एप्सिलॉन बाई डी आई बाई डी टी। तो न्यूमेरिकल में जिस तरीके का आपको वैल्यूज़ गिवन रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकालना रहेगा, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। सेम प्रोसेस हमारे म्यूचुअल इंडक्शन के लिए रहेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, उसका कांस्टेंट आपका एम होता है। तो एल क्या है यहाँ पे, एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, उसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से चाहें तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका डेफिनेशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कोई भी कॉइल है उसमें से जो फ्लक्स उसका जो लिंक्ड है, उसमें जो फ्लक्स है फाई उसका, और जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसका जो रेशियो है दैट रेशियो इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L। तो इस तरीके से आप यहाँ जो फॉर्मूला आया है यहाँ से आप L को डिफाइन कर सकते हैं। L इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फ्लक्स फाई टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। नाउ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, जो आपका सेकेंड देखिए फर्स्ट कॉइल है उसके करंट में चेंज होगा। तो फर्स्ट कॉइल में मान लीजिए करंट क्या है, I1 है, तो फर्स्ट कॉइल में करंट आपका जो I1 है वो चेंज करेंगे, उसकी वजह से सेकेंड कॉइल के फ्लक्स में चेंज होगा। मीन्स दिस N2 Φ2 विल बी प्रोपोर्शनल टू I1। म्यूचुअल इंडक्शन है तो जो आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है सेम कॉइल में नहीं है, वो दूसरे कॉइल में, उसके नियर बाई कॉइल में है, तो उसकी वजह से उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, तो वो उसकी डिपेंडेंसी क्या है, फर्स्ट कॉइल के करंट में जो चेंज हो रहा है। मीन्स N2 Φ2 विल बी प्रोपोर्शनल टू I1। नाउ हियर वी विल यूज, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, जैसे कि सेम इसमें किया था, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे। नाउ दिस कांस्टेंट विल नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें m की, तो m विल बी इक्वल टू N2 Φ2 बाई I1। तो यहाँ से इसको डिफाइन करना चाहें, देखिए सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन कैसे था, रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, सेम कॉइल है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या होगा, दिस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल। सेम कॉइल नहीं है, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल, ठीक है। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपका क्या है, सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन में क्या है, सेम कॉइल के फ्लक्स में चेंज हो रहा है सेम कॉइल के करंट में चेंज होने की वजह से। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, सेकेंड कॉइल में, दूसरे कॉइल में फ्लक्स में चेंज होगा फर्स्ट कॉइल के करंट में चेंज होने की वजह से। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेम जैसे आपने यहाँ पे EMF की वैल्यू निकाला, यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो EMF है वो E2 है, सेकेंड कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस M dI1 बाई dt। तो फर्स्ट कॉइल के करंट में चेंज होने की वजह से सेकेंड कॉइल में EMF प्रोड्यूस होगा, ओके, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। या फिर फर्स्ट कॉइल में EMF प्रोड्यूस होगा सेकेंड कॉइल के करंट में चेंज होने की वजह से, या फिर आप ये सेकेंड कॉइल के करंट में चेंज कीजिए, I2 में चेंज कीजिए, तो उसकी वजह से जो EMF प्रोड्यूस होगा वो फर्स्ट कॉइल में होगा, दैट विल बी इक्वल टू E1।
तो इसको आपने कांस्टेंट देखिए, ये आपका E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी है। फर्स्ट में करंट में, फर्स्ट कॉइल के करंट में चेंज होने की वजह से सेकेंड कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये E1 इक्वल टू होगा माइनस एम डी आई टू बाई डी टी। सेकेंड कॉइल के करंट में चेंज होने की वजह से फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसको जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, E विल बी इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। नाउ दिस एम विल बी इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, दिस एम विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या है। ट्रांसफार्मर में आपका सेम जो म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आपने समझा है उसी को अप्लाई करते हुए ट्रांसफार्मर का वर्किंग होता है। तो ट्रांसफार्मर किस पे बेस करता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट विल बी म्यूचुअल, TUAL, म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखिए कैसे होगा, जैसे कि म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दो कॉइल थी, हियर वी हैव टू कॉइल्स, यहाँ पे दो कॉइल है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉइल है, इधर आपका ये सेकंड कॉइल है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में जो आपका ईएमएफ होगा EP होगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस NP डी फाई बाई डी टी डेल फाई बाई डेल टी। देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, ये था ना M इक्वल टू N2 फाई टू बाई आई। ठीक है, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू होता है माइनस N डेल फाई बाई डेल टी। यही था ना म्यूचुअल इंडक्शन में फॉर्मूला, या फिर इससे उसका इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फैराडेज लॉ से हमें या लेंज लॉ से हमें क्या मिला था, E इक्वल टू माइनस N डेल फाई बाई डेल टी। तो यहाँ पे जो होगा फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के लिए जो EP होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस NP, नंबर ऑफ टर्न तो सेम कॉइल के रहेंगे। ठीक है, देन दिस EP विल बी इक्वल टू माइनस NP डेल फाई बाई डेल टी, एंड दिस EMF in second coil will be equal to minus NS डेल फाई बाई डेल टी। नंबर ऑफ टर्न ये प्राइमरी के लिए EMF के लिए क्या हो गया है, नंबर ऑफ टर्न क्या हो गए हैं प्राइमरी कॉइल के लिए ये हैं जो ये फॉर्मूला था इस फॉर्मूले में। ठीक है ना, एंड दिस ES विल बी इक्वल टू माइनस NS डेल फाई बाई डेल टी। ठीक है, तो देखिए इनका रेशियो निकालना चाहें तो EP बाई ES विल बी इक्वल टू NP बाई NS, EP बाई ES विल बी इक्वल टू NP बाई NS। मीन्स जिसमें जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे उसका EMF ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन ऑफ जिसमें आपका नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, तो जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उस कॉइल में क्या होगा, EMF भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये लॉजिक समझ में आया कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी दो कॉइल होते हैं और जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, EMF भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी देखिए EMF कैसे कंसीडर होता है। EMF एक तरीके से आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। EMF एक तरीके से आपका पोटेंशियल या वोल्टेज जो आपका सप्लाई होता है उसके सिमिलर होता है। सो इसको आप वोल्टेज के टर्म में कैसे लिखेंगे, वोल्टेज VP बाई VS विल बी इक्वल टू EP बाई ES एंड इट विल बी इक्वल टू NP बाई NS। मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी दो कॉइल है, तो जिस कॉइल में आपका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उस कॉइल में आपका क्या होगा, वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। ये लॉजिक समझ में आया कि जिस कॉइल का आपका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उस कॉइल का क्या होगा, वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा आपका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो देखिए आपका ट्रांसफार्मर केस में हो गया प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। जब भी प्रोसेसिंग होता है तो अगर आपका ट्रांसफार्मर में या सर्किट में किसी भी तरीके का लॉस नहीं है, प्रैक्टिकली लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन ये कहें किसी तरीके के एनर्जी का लॉस नहीं होगा, देन पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू द पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। एंड पावर P इक्वल टू क्या होता है, VI फॉर्मूला होता है। पावर P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। देन पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू VP/IP एंड इट विल बी इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल VS/IS। VP/IP मीन्स वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, IP करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, VS वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, IS वोल्टेज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल। सो VP/IP विल बी इक्वल टू VS/IS। तो देखिए ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ है, इसकी वजह से हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है, देखिए आपके मोहल्ले में या किसी भी शहर में ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना, क्यों होते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है।
तो देखिए जो आपका जो भी सोर्स होता है वहाँ से ट्रांसफार्मर में पहले क्या होता है, उस वोल्टेज को भेजा जाता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका सप्लाई डायरेक्ट आपके घर में नहीं आता है। जो भी सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, पहले उसको एक एरिया के ट्रांसफार्मर में भेजते हैं। अब ट्रांसफार्मर में भेजने के बाद क्या होता है, ट्रांसफार्मर से हम उसको चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उतना ही वोल्टेज दिया जाता है। ट्रांसफार्मर में मान लीजिए जो वोल्टेज आया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ट्रांसफार्मर में कितना ज़्यादा वोल्टेज होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, बहुत पावरफुल होता है। लेकिन उतना का पूरा वोल्टेज आपके घर के अगर भेज देंगे तो आपके यहाँ तो ब्लास्ट हो जाएगा। आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है, सर्किट, वो तो ब्लास्ट हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर में जितना वोल्टेज है वो सब आपके घर में सप्लाई कर दिया जाए, नहीं। वो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, वो वोल्टेज को घटाकर तब जहाँ जितना रिक्वायरमेंट होता है उसको वहाँ भेजा जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, और या फिर दोनों चीज़ उसका ट्रांसफार्मर से आप वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे किया जाता है, वो है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंसी होती है। अगर आपका करंट प्राइमरी कॉइल में करंट आया और आपको सेकेंडरी कॉइल से आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, और आपको क्या करना है, अगर वोल्टेज को इंक्रीज करना है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स के NP है, और अगर आपको सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को इंक्रीज करना है, तो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए क्या करिए, आप जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दीजिए। अगर आप सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे, NS मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उससे इंक्रीज कर देंगे, तो आप देखिए जिस तरीके से फॉर्मूला है, जिस तरीके से डिपेंडेंसी है, when NS will be greater than NP then automatically VS will be greater than VP। तो ऑटोमेटिक जो आपको सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज मिलेगा वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा मिलेगा। तो इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है। स्टेप अप मतलब जो उसके पास वोल्टेज आया था ट्रांसफार्मर के पास, उसकी प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज था, उसने सेकेंडरी कॉइल से जो आपका आउटपुट मिलेगा उस वोल्टेज को ये बढ़ा देगा। कैसे उसने बढ़ाया, जब आपका सेकेंडरी कॉइल में इस तरीके से अरेंजमेंट है कि सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज जो आउटपुट आपको मिलेगा वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए आपका ये रिलेशन है, ठीक है, VP बाई VS विल बी इक्वल टू IS बाई IP एंड इट विल बी इक्वल टू NP बाई NS। जब आपका NS आपका इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक आपका VS इंक्रीज करेगा। बट IS देखिए ये क्या इन्वर्सली है ना, IS और NS का रिलेशन कैसा, इन्वर्सली रिलेशन है। देखिए इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन आपका IS क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड कॉइल में बढ़ाने पर वोल्टेज आपका इंक्रीज करेगा, बट करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस तरह की अरेंजमेंट को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको सेकेंडरी कॉइल से जो वोल्टेज मिल रहा है वो पहले से कम मिले, वो पहले से क्या मिले, कम मिले, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपका ये नंबर ऑफ टर्न सेकेंड कॉइल में घटा दीजिए, कम कर दीजिए। एंड व्हेन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल विल बी लेस देन द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, बिकॉज ऑफ दैट वोल्टेज, जो वोल्टेज हमें मिल रहा है सेकेंडरी कॉइल से, दैट विल बी लेस देन प्राइमरी कॉइल। अब जो प्राइमरी कॉइल से वोल्टेज था वो सेकेंडरी कॉइल पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज वो प्राइमरी कॉइल से कम मिलेगा। और देखिए IS क्या होगा, करंट क्या होगा, लेकिन जब आपका वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा लेकिन आपका करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वो इसकी वजह से। देखिए करंट आपका इनवर्स रिलेशन में है आपका ये N और V से। तो अगर आपका N इंक्रीज करने पर V इंक्रीज करेगा, लेकिन उसकी वजह से जो I है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यह आपका टोटली म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो फिनोमिना उसी पे बेस्ड है। ये आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग है। ट्रांसफार्मर का मेन यूज़ क्या होता है, वो आपको वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए करते हैं। हमारे जनरल लाइफ में ट्रांसफार्मर का यूज़ तो आप हर जगह, हर मोहल्ले में, हर एरिया में ट्रांसफार्मर होते हैं। उसका काम यही है, उसकी हेल्प से वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है और हर जगह आपका इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ट्रांसफार्मर का सेटअप किया जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट DC करंट एंड आफ्टर दैट AC करंट। अब हमारे पास क्या होगा, DC और AC सर्किट हम पढ़ेंगे कि DC सर्किट में किस तरीके से वर्किंग होता है और AC करंट में किस तरीके से, AC सर्किट में किस तरीके का वर्किंग होता है। थैंक यू।